हेलो गाइस, सबको दिवाली का बहुत बहुत शुभकामना। तो आज हम आपको बताएगा कि एक स्टॉक किनते हुए फंडामेंटली, ना कि टेक्निकली तो हमको चार्ट दिखा के आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या हमको टेक्निकल्स में देखना चाहिए। फंडामेंटली एक स्टॉक को आप किनने से पहले क्या क्या देखें उस पर, मतलब क्या क्या देखना चाहिए। फंडामेंटल्स, ठीक है, टेक्निकल नहीं, ये ध्यान रखना। तो देखो, एक स्टॉक किनने का पहले आपको सबसे पहले उसका प्रॉफिट चेक करना है। फाइनेंशियल्स में जाके उसका क्वार्टर्स, लास्ट 4 क्वार्टर्स या 5 क्वार्टर्स का जितना भी दिखा रहा है आपका ब्रोकर, वो स्टॉक का डिटेल्स का अंदर जैसे ग्रो दिखाता है शायद आपका 5 क्वार्टर का या 4 क्वार्टर का, तो आप देखो कि वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है या फिर ग्रो नहीं भी हो रहा है तो कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं कि लॉस हो जा रहा है। लॉस में हो तो वो उसको कंपनी को इग्नोर ही करो, ठीक है। कोई में देखो प्रॉफिट में भी बहुत होता है। कंसिस्टेंट क्यों बोला है? कंसिस्टेंट में क्या होता है, ये आपका एक लगातार धीरे धीरे प्रॉफिट जा रहा है। मान लो कैनरा बैंक, वो पहले 2,500 करोड़ था एक क्वार्टर में, फिर 27 हुआ, फिर 3,000 हुआ, फिर आपका 3,200 हुआ। अब मान लो फिर 3,000 हो गया, फिर 2,700 हो गया, फिर 3,000, 2,700, 3,200, 3,300, ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा जिगजैग शेप में जाने से कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि नेगेटिव चला गया सीधा। अगर चला गया तो उसका रीज़न देख के ही किनना वो स्टॉक को, भाई नेगेटिव क्यों चला गया, कहीं एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं हो गया। एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या होता है कि मान लो कोई क्वार्टर में उन लोग आपका जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट बना के रखा रहा, उसको उन लोग वो कर लिया, क्लेम कर लिया, ठीक है, उसको बैड डेट मान लिया। अब बैड डेट मानते वो उन लोग को वो नेगेटिव में चला जाएगा उन लोग का प्रॉफिट, तो वो एबनॉर्मल लॉस चलता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट कभी कभी क्या होता है, कोई क्वार्टर में मान लो कि इसका 3,000 करोड़ चल रहा है हर क्वार्टर, अचानक से 10,000 करोड़ हो गया, फिर से नेक्स्ट क्वार्टर 3,000 करोड़ हो गया। भाई वो गैप क्यों आ गया इतना? अब कभी अचानक से कुछ प्रॉफिट हो गया, मान लो कोई लोन डूबा हुआ था, कंपनी को लोन मिल गया, या कोई का लोन वो प्रोविजन फॉर बैड डेट बना के बैड डेट कर दिया रहा, उसको हम लोग वो कर लिया रहा, लेकिन अभी आपका क्या हुआ, वो आदमी वापस से रीपे कर दिया, तो कंपनी का एक साथ प्रॉफिट फटाक से बढ़ जाता है। तो आपको प्रॉफिट देखना है कि कंसिस्टेंट अच्छा प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिटेबल कंपनी में ही लगाओ। नेगेटिव जो कंपनी लॉस खा रहा है उसमें तो आप इन्वेस्ट मत ही करो, अगर फंडामेंटल देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा हुआ पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मान लो आप कोई एक सामान में 10 रुपये लगाया, आप 10 रुपये लगा के कितना रुपये कमा रहा है, ठीक है। मान लो आप 10 रुपया का एक सामान किना, उसको आप बेचा 11 में, तो प्राइस कितना हुआ? प्राइस हुआ 10, अर्निंग कितना हुआ 1, तो उसका पी रेशियो कितना होगा? पी रेशियो होगा 10। 10/1 = 10, ठीक है। अब मान लो आप कोई चीज़ का 10 रुपया किना, आप उसको डबल में बेच दिया 20 रुपया में, तो प्राइस था 10 रुपया, अर्निंग कितना हुआ 10 रुपया, तो प्राइस टू अर्निंग क्या हो गया 1। प्राइस टू अर्निंग जितना कम हो उतना अच्छा। मेरा हिसाब से एज पर माई एक्सपीरियंस ऑफ 4 years इन द स्टॉक मार्केट, आपको प्राइस टू अर्निंग बिलो 30 आप देख के देखो। मोमेंटम जब आता है ना, टेक्निकल ब्रेकआउट देता है, तब तो कितना भी पी रहो वो भागते ही जाता है स्टॉक। हम उसका बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो फंडामेंटल देख के करता है। पी बिलो 30 इज़ फेवरेबल एज पर माई पर्सनल ओपिनियन। प्राइस अर्निंग देखना 30-40 तक भी चलेगा, चल जाता है, लेकिन ज़्यादा हो 100 का ऊपर हो तो भाई वो एक रिस्की फैक्टर रहता है। वो मतलब वो फिर मार्केट उसको जब करेक्शन होगा ना, वो आपको वो पी में लेके आ जाएगा, वो तो आपका स्टॉक प्राइस फॉल हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा है आरएसआई। आरएसआई देखो ऐसे टेक्निकल में भी आता है, लेकिन हम बोलेगा इसको फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट करने से भी देख लेना चाहिए एक बार। आरएसआई क्या होता है? आरएसआई आप जब वो इंडिकेटर में जाके आप चार्ट खोल के आरएसआई डालेगा ना, तो आरएसआई उसमें दिखाता है। तो आरएसआई क्या होता है? आरएसआई में आपको देखना पड़ता है कि देखो आरएसआई बिलो 30 दैट इज़ ओवर सोल्ड, मतलब सेलर बहुत ज़्यादा सेल कर दिया है, अभी बिलो 30 हुआ तो वो एक बार थोड़ा सा स्टॉक बाउंस दिखा सकता है। और आरएसआई बिलो 80 या एवोव 70, समझ रहा, वो बहुत अच्छा नहीं होता मेरा हिसाब से, वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। एवोव 80 तो एकदम भी ओवरबोट हो गया है। तो एक बार प्राइस करेक्ट हो गई, थोड़ा सा करेक्ट होगा, क्या पता वापस चला जाए, लेकिन एक बार तो करेक्ट हो गई, तो देख लेना। आरएसआई आपको पक्का से देखना है, मतलब बिटवीन 30 to 70 का बीच में आरएसआई रहने से फेवरेबल है वो,
ठीक है। अब नंबर 4 क्या है देखो, डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 2, मतलब कंपनी का उधारी कितना है, लोन कितना है, डेट कितना है कंपनी का। देखो ज़्यादा उधारी भी कंपनी का होता है ना तो बहुत ख़राब होता है, क्योंकि कंपनी का जितना ज़्यादा उधारी रहेगा उतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उतना ज़्यादा कंपनी पे बर्डन आता है। तो जितना से जितना कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से कम रहे ना, लेस देन 2, वही आपके लिए फेवरेबल है। और यदि 1 से कम रहे तो बहुत अच्छा है। कोई कंपनी में तो डेट रहता ही नहीं है, वो तो और ही अच्छा है। लेकिन आप देखो डेट टू इक्विटी रेशियो यदि बहुत ज़्यादा है तो आपको देखना वो कंपनी आपको मतलब थोड़ा सा रिस्की हो जाता है फंडामेंटल वाइज। ऐसे तो टाटा मोटर का भी शायद डेट बहुत ज़्यादा है, हमको याद नहीं है, लेकिन आपका इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी ख़राब है। तो आपको वो पूरा एक सब पैरामीटर देख के करना पड़ेगा। वो आपको एक सिंपल तरीका बता रहा है कि आप ज़्यादा माथा नहीं लगाना पड़े आपको। डेट टू इक्विटी लेस देन 2, ओके। ये हम गारंटी नहीं दे रहे कि ये फंडामेंटल आप देखिए इन्वेस्ट करेगा तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन मेरा हिसाब से ये फेवरेबल रहता है एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए। उसका बाद नंबर 5 हो गया प्रोमोटर्स होल्डिंग। एक तो प्रोमोटर होल्डिंग हर क्वार्टर डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है प्रोमोटर होल्डिंग, मतलब वो प्रमोटर क्यों बेच रहा है अपना कंपनी, क्या उसको अपना कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है कि कंपनी आगे जाके ग्रोथ करेगा, या रीज़न क्या है उसका ग्रोथ। क्या मान लो वो क्या पता वो मतलब नया इशू कर रहा है इसलिए तो शायद उसका प्रोमोटर का होल्डिंग नहीं गिर रहा है। वो आपको प्रोमोटर होल्डिंग चेक करना पड़ेगा कि डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़। यदि इंक्रीज़ हो रहा है तो वो फेवरेबल है, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो वो फेवरेबल नहीं है। और प्रोमोटर होल्डिंग अबोव 60% का ऊपर है प्रोमोटर होल्डिंग, तब बहुत अच्छा है। अगर उसका नीचे हो जाता है तो प्रोमोटर लोग मतलब इतना मन नहीं देता कंपनी में, इतना नहीं समझा। तो मतलब जैसे किसी के 80% भी रहता है, वो तो और फेवरेबल है कि प्रोमोटर होल्डिंग है तो वो मतलब मन लगा के काम कर रहा है, वो ध्यान दे रहा है। अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड में तो उसको अवॉइड करो कम्प्लीटली। अगर अबव 60 है तो वो अच्छा रहेगा मेरा हिसाब से। और 6 होगा नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी, मतलब कंपनी का औकात कितना है। औकात मतलब मान लो कि एक कंपनी का मार्केट कैप है 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, उसका नेटवर्थ है 70,000 करोड़, ठीक है। तो आपको नेटवर्थ मतलब क्या, आज का दिन यदि कंपनी लिक्विडेट होता है तो समझ रहे, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो कंपनी का कितना वैल्यू है, मतलब उसका औकात कितना है कंपनी का, वो नेटवर्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। समझ रहे, नेटवर्थ अच्छा से एक लाइन में रहे, मतलब फेवरेबल रहे, पॉजिटिव रहे, वो आपको नेटवर्थ देखना है, हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहे, ठीक है। और फिर 7th आ गया आपका ये बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब क्या हो गया कि आज का दिन में अगर यदि कंपनी लिक्विडेट हो जाता है, कंपनी बंद कर दो टाटा मोटर्स को, या फिर सोचो कोई भी कंपनी को, कनाडा बैंक को बंद कर दो, तो वो एक शेयर होल्डर जो है ना, उसको उसका शेयर होल्डिंग का बदली कितना रुपया मिलेगा। मान लो आज शेयर का दाम चल रहा है 100 रुपया कैनेडा बैंक का, और कंपनी लिक्विडेट हो गया और उसका आपका बुक वैल्यू चल रहा है 50 रुपीज़, 50 रुपीज़, तो हर एक शेयर होल्डर को 50-50 रुपया करके मिलेगा, 50 का लॉस हो जाएगा उसको। अब मान लो एक कंपनी था क्या, एलसीड इन्वेस्टमेंट ना, एलसीड क्या तो था, कुछ था वो, क्या उसका दाम चल रहा था 3 रुपया शेयर का दाम, अचानक से रातों रात बिकॉज ऑफ सेबी, क्योंकि सेबी का रेगुलेशन आया, उसका रेगुलेशन आया ना, कोई नोटिफिकेशन है, हमको इतना पता नहीं है, देख लो भाई, तो उसका दाम दूसरा दिन आपका 2 लाख 2.5 लाख पहुंच गया। क्यों पहुंचा, क्योंकि देखो उसका 5% ना होल्डिंग, 5 या 4% होल्डिंग आपका इंडिगो पेंट्स ना, कोई पेंट्स में, एशियन पेंट्स में शायद, तो क्या हो गया, तो सेबी बोल दिया कि भाई उसका होल्डिंग है, उसका होल्डिंग का कीमत ही आपका है कितना, लाख करोड़ का। तो अब कंपनी का वैल्यू इतना कमती क्यों है, मार्केट कैप क्यों है, तो वो बोला कि उससे वो लिंक कर दो एक तरीके से। कंपनी जब लिक्विडेट होता है तो हर एक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, 5 लाख। बुक वैल्यू कितना है, 5 लाख, लेकिन वो शेयर का दाम चल रहा है 3 रुपया। मान लो हम 3 रुपया में 100 शेयर किनता तो कितना होता, 300 रुपये का शेयर किना। मान लो आज कंपनी लिक्विडेट हो गया तो उसको जो 5% होल्डिंग है उधर में एशियन पेंट्स में, उसको बेचना पड़ेगा, उधर वो बेचा और उसका जो प्रॉफिट मिलेगा वो शेयर होल्डर में बांटना पड़ेगा। अब हमको 100 शेयर का 5 लाख इंटू कर लो आप, एक तो 5 करोड़ रुपये मिलेगा, 300 का 5 करोड़ रुपये मिलता हमको अगर लिक्विडेट। सेबी बोला कि उसको बराबरी में लाओ, शेयर का दाम भी उतना ही करो, तो वो नोटिफिकेशन आते शेयर का दाम भाग गया सीधा रातों रात।
तो जिसका जिसका होल्डिंग था उसमें तो ऐसे ट्रेडिंग नहीं चल रहा था, क्योंकि सब जो किन के रखा था सब होल्डिंग को बेचता था ही नहीं, तो मतलब समझ रहा है। तो उसका दाम रातों रात चला गया, जो होल्ड करके रखा रहा भाई उसका तो चांदी चांदी हो गया, वो फेवरेबल में ला गया, मतलब से फेवरेबल वैल्यू। कल को मान लो एशियन पेंट्स का दाम गिरता है, जो जिसमें मतलब वो होल्ड करके रखा है 5%, उसका दाम फटाक से गिर जाता है। तो ये आपको एल साइड इन्वेस्टमेंट में भी आपको पूरा दिखेगा कि भाई इसका प्राइस में भी इफेक्ट हो रहा है सेम टू सेम। तो ये बुक वैल्यू होता है। बुक वैल्यू भी हमेशा नेगेटिव नहीं होना चाहिए भूल से भी, बुक वैल्यू हमेशा देखो कि पॉजिटिव ही हो। तो ये 7 पैरामीटर्स में एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रॉफिट होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए अच्छा, रेवेन्यू ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए कंसिस्टेंट, ना कि एबनॉर्मल। मान लो नेगेटिव में चल रहा है, फटाक से 10,000 करोड़ प्रॉफिट हो गया, फिर नेक्स्ट क्वार्टर फटाक से गिर गया, वो ऐसा अच्छा नहीं होता है। वो तो वन टाइम प्रॉफिट हुआ, उससे कंपनी का पता नहीं चलता कि भाई कंपनी अच्छा है, आगे जाके ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा। उसका पता हो गया PE रेशियो, उसका पता हो गया RSI, प्रॉफिटेबल होना चाहिए कंपनी, PE रेशियो बिलो 30 होना चाहिए, RSI होना चाहिए तुम्हारा बिलो 80 एवोव 30, और बिलो 80 एवोव 30 होना चाहिए। जब 30 का नीचे भी गया तब तो और फेवरेबल है, क्योंकि ओवरसोल्ड हो गया है। ओवरसोल्ड होने का ये मतलब नहीं है कि तुम शेयर को किन लो, क्या पता उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया हो कंपनी में, इसलिए आदमी लोग बेच रहा है, तभी भी ओवरसोल्ड होता है। इसका मतलब नहीं कि तुम उसको किन लो, ओवरसोल्ड हो गया तो किन लो, ये भी नहीं बोल रहे हम बोला कि आप देख लेना उसका बीच में होने से अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 2 होना चाहिए, प्रोमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 60%, डिक्रीजिंग रेट में नहीं होना चाहिए प्रोमोटर होल्डिंग, हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, नेटवर्थ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेटवर्क भी बढ़ते रहना चाहिए धीरे धीरे। फिर जाके बुक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जितना ज़्यादा बुक वैल्यू उतना ज़्यादा अच्छा है कंपनी। अच्छा का मतलब नहीं है उसका औकात उतना है बुक वैल्यू का, ठीक है। आप मान लो आपका कंपनी एक अच्छा कमा रहा है, हाँ, आप मान लो कैनेडा बैंक का दाम 100 रुपया है, उसका बुक वैल्यू भी 100 रुपीज़ है, ठीक है। अब मान लो नेक्स्ट क्वार्टर कैनेडा बैंक 10,000 करोड़ का लॉस दिखा देता है, तो देखना उसका बुक वैल्यू भी साथ साथ नेक्स्ट क्वार्टर में जब वो अपडेट हो जाएगा बुक वैल्यू भी गिर जाएगा। बुक वैल्यू क्यों गिर जाएगा? क्योंकि उसका नेटवर्थ है वो 10,000 करोड़ चला गया, उसका घर से चला गया ना, उसका औकात 10,000 करोड़ कम गया है। तो ये देखा जाता है, आपको ये देख के एक एक चीज़ आपको फंडामेंटल्स देख के फिर इन्वेस्टमेंट करना है। और देखो आप जो टेक्निकल है वो टेक्निकल भी हम आपको टाइम आने पे समझाएगा। टेक्निकल को हमको पूरे स्क्रीन में चार्ट दिखा के ऐसे आपका ट्रेंड लाइन RSI जो भी है, जितना भी इंडिकेटर्स है 50 DMA 20 DMA 200 DMA सब लगा के आपको दिखाना पड़ेगा, अच्छा से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। वो टेक्निकल तो अलग ही चीज़ हो गया। टेक्निकल ऐसा है कि मतलब टेक्निकल तो ऐसा है कि आपका ब्रेकआउट दिया और वो भाग गया, वो उसका PE रेशियो कुछ देखना नहीं है, प्रॉफिट देखना नहीं है, कुछ नहीं देखना है। अब मान लो वोडाफोन आइडिया आपका 7 रुपये से 3 रुपये से चला गया 17 रुपया, फंडामेंटल घटिया है उसका। डेट तो कर्जा, एक तो गवर्नमेंट उसको बचा लिया, वो चला गया 17। क्यों चला गया? टेक्निकल का वजह से वो धीरे धीरे ऊपर चला गया। अब देखो एक ही सेकंड में ब्रोकर कौन सा ब्रोकर उसको रेटिंग दे दिया 3 रुपये का, अब फटाक से 17 रुपये से एक महीना का अंदर वो आ गया 7 रुपया। तो जो आदमी टेक्निकल देख के इन्वेस्ट किया उसको वो तो गया, जो 17 में डाला या फिर जो 18 में डाला और जो 16 रुपये में किना होगा उसको तो फटाक से एक महीना का अंदर वो तो बढ़ेगा बोल के 7 रुपये आ गया। अब क्या पता वो 3 रुपये चला जाए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरा तरफ से कुछ भी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोग से। तो यही है कि आप टेक्निकल देख के किनना है तो आप किनो, हम उसका फेवर तो भाई जो आपका इच्छा करे वो किनो। हम बस बता रहे हैं कि आप यदि फंडामेंटली स्टॉक में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको क्या और एक नंबर 8 पॉइंट आप ये भी लिख सकता है, डिविडेंड। यदि कोई कंपनी डिविडेंड बांट रहा है, रेगुलरली डिविडेंड बांट रहा है, 1% हो, डिविडेंड यील्ड देखा करो, डिविडेंड पे आउट नहीं। डिविडेंड पे आउट एक स्कैम मेरा हिसाब से, एज पर माई पर्सनल ओपिनियन। हमेशा डिविडेंड पे आउट देखो। मान लो कैनेडा बैंक का 100 रुपया दाम चल रहा है और वो 5 रुपया डिविडेंड बांट रहा है, तो डिविडेंड पे आउट डिविडेंड यील्ड कितना होगा उसका? 5%, ठीक है। अब पूरा साल में वो 5 रुपया बांट रहा है तो उसका डिविडेंड पे आउट 5 डिवाइडेड बाय 100 × 100 कितना हुआ? 5% उसका डिविडेंड यील्ड हुआ। डिविडेंड यील्ड मतलब अब मान लो आपको FD में बैंक में आप रख रहा है, आपको डिविडेंड कितना मिला, ये भी गारंटी नहीं है। डिविडेंड यील्ड बाद में जाके कम भी सकता है, क्या पता आगे जाके डिविडेंड देना कब बंद कर दे कंपनी। लेकिन यदि वो कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, मान लो SBI 20,000 और 50,000 करोड़ कमाता है हर साल, तो वो कितना ही रख लेगा? वो डेट को आपका मिटा सकता है, अपना जो जितना भी लॉस हो रहा है उसको वो सेट ऑफ कर सकता है, लेकिन आपको थोड़ा डिविडेंड देता है तो उसका देखना डिविडेंड यील्ड बोल के होगा। मान लो कोई कंपनी का डिविडेंड यील्ड IOCL, उसका डिविडेंड यील्ड अभी मार्केट जब गिरा है आज का दिन में 2 नवंबर 2024 को, मार्केट अभी थोड़ा करेक्ट हुआ है,
ठीक है, तो उसका डिविडेंड यील्ड 8% दिखा रहा है। मतलब ये हुआ कि साल भर में IOCL एज पर पास्ट हिस्ट्री वो 8% डिविडेंड देता है अपना शेयर होल्डर लोग को। मान लो आज आप 140 का भाव में IOCL किनता है, ठीक है, तो पूरा साल उसको होल्ड करता है। तो देखो शेयर का दाम ऊपर नीचे तो होगा, उससे हमको फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको 8% एज पर हिस्ट्री आपको 8% तक डिविडेंड मिल सकता है। ठीक है, क्या पता वो 10 भी हो जाए, क्या पता वो 6 भी हो जाए, क्या पता वो 3 भी हो जाए। कंपनी को कम प्रॉफिट हो तो कम डिविडेंड बांटेगा वो, समझ रहा है। तो वो डिविडेंड यील्ड भी एक समान होता है। यदि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मान लो आप FD इन्वेस्टर है, हर साल आप FD में कम से कम 10 लाख रुपए डालता है, ठीक है। आप सोचते हैं कि FD का 7% रिटर्न आएगा, एक तरीका से फ़ायदा भी है, रहने दो। तो आप वो नहीं डाल के आप 6% आता है मान लो FD में, आप वो देख के कहाँ IOCL में 10% आता है हर साल का डिविडेंड, ठीक है। और IOCL में यदि कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, कैपिटल बढ़ गया, IOCL का दाम 100-200 चला गया, तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है, आपको डिविडेंड भी मिल रहा है। जो क्वार्टर आपको शेयर को बेचने का दरकार भी नहीं है। अब वैसे भी कोई इन्वेस्ट करता है, कोई आदमी का टारगेट ही ये रहता है कि हमको ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें हमको साल का 1 करोड़ का डिविडेंड मिले। मान लो आप 1 करोड़ का 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बना लिया, अब 5% आपको डिविडेंड मिल रहा है पूरा साल में ओवरऑल। मान लो आपका 50 पोर्टफोलियो का स्टॉक है, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होते रहो, उससे मतलब नहीं है उसको, क्योंकि वो FD में रखता है तो कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता। अब मान लो आपको एवरेज में 7% डिविडेंड आपका साल में आ जा रहा है, तो 7 करोड़ रुपये तो डिविडेंड का आ जा रहा है, वही आप FD में डाल के रखता तभी भी वही आता। तो समझ रहे, ये भी एक चीज़ है, आप FD में भी कर सकते हैं। हम आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि FD में करो या स्टॉक मार्केट में करो। स्टॉक मार्केट एक बहुत खतरनाक चीज़ है, उसको आप दिमाग से अपने एडवाइज़र से आप सलाह लेके ही करो, किसी प्रोफेशनल से, किसी सेबी रजिस्टर्ड से। हम कोई स्टॉक के बारे में नहीं, हम एक सभी एग्जांपल बताया आपको कि कैसे आपको स्टॉक को देखना चाहिए, कैसे फंडामेंटली देखना चाहिए। अगर आपको डिविडेंड का लालच है, डिविडेंड के लिए किन रहा है, तो आप डिविडेंड के लिए भी किन सकते हैं, लेकिन याद रखना आज जैसे डिविडेंड डिक्लेयर किया, हाँ, और आपका आज जैसे आप परसों आपका एक्स डेट है, आज आप IOCL किन लिया, परसों आपको एक्स डेट है डिविडेंड देने का IOCL का, तो याद रखना एक्स डेट का दूसरा दिन, रिकॉर्ड डेट का दिन, वो 10 रुपये IOCL आपका नीचे ही खुलेगा। वो एडजस्ट कर देता है प्राइस से, क्योंकि कंपनी का औकात, जो आपका शेयर होल्डर को 10 रुपये बांट दिया, वो उतना तो कंपनी का औकात कम हो गया ना, वो शेयर होल्डर का पास चला गया वो पैसा। तो इसीलिए आप हमेशा डिविडेंड ये मत सोचना कि आज आप स्टॉक किन लिया, परसों आपका डिविडेंड मिल जाएगा आपको परसों और आप उसका दूसरा दिन बेच देगा, नहीं, वो आपका एडजस्ट कर देता है प्राइस में। आप यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब आप डिविडेंड स्टॉक में कर सकते हैं, और डिविडेंड स्टॉक इतना एप्रिसिएशन नहीं दिखाता है, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन आपका 500 टाइम्स 600 टाइम्स ऐसा कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिविडेंड स्टॉक, क्योंकि वो डिविडेंड बांटते रहता है ना, IOCL हर साल आपको डिविडेंड बांटते रहता है, तो कंपनी का बस पैसा जमा होगा तभी ना कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। मान लो वो 20,000 करोड़ कमाया IOCL, वो 20,000 करोड़ बांट दिया, फिर कमाया, फिर बांट दिया, फिर कमाया, फिर बांट दिया, तो वो कंपनी का ग्रोथ कैसे होगा? समझ रहा है, कंपनी का ग्रोथ तो होगा ही नहीं। तो इसलिए उसका शेयर का दाम एक रेंज में ही घूम सकता है, कभी कभी बढ़ सकता है, वो हम नहीं बोल सकते। वो हम कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया तो कोई भी भगवान बन जा सकता है, फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक आपको मतलब समझा रहे हैं, आपको सिखाने के लिए। समझ रहा है कि नहीं, कि IOCL जैसे आपको बांटते जा रहा है तो उसका देखना नेटवर्थ एक कंसिस्टेंट एक आसपास ही रहेगा। यदि वो जितना प्रॉफिट हुआ उतना बांट दिया, अगर यदि मान लो उसका 20,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ, वो 10,000 करोड़ बांट दिया, तो देखना नेक्स्ट आपका जब अपडेट हो जाएगा ना, वो फाइनेंशियल आपका कोई भी ब्रोकर का पास या कोई भी स्क्रीनर.com में कहीं भी, तो आपको देखना वो नेटवर्थ बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि 10,000 करोड़ उसको अपना रखा है वो रिजर्व में, कोई काम आ सकता है, क्या फिर कोई नया प्रोजेक्ट खोलेगा या फिर कहीं में यूज़ होने वाला है। तो यही है, ये फंडामेंटल 7 फंडामेंटल है, 8 फंडामेंटल हम आपको बोल के बता दिया है। ये आप देख के किनो कंपनी का ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, फ्यूचर में जाके गिरने वाला है। अभी जैसे सोलर का बहुत थीम चल रहा है, सोलर आगे जाके मतलब आगे का 3 साल सोलर ही है, वो तो आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना ही बताया हूँ कि फंडामेंटल कैसे देखा जाता है अगर आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हो तो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और तो शॉर्ट टर्म के लिए आप टेक्निकल आप अपना मर्जी से देख लो शॉर्ट टर्म कैसे देखा जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप अपना एडवाइज़र से सलाह लो। अगर यदि ये आपका वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो देखो आप लाइक कर दो। कोई आपको डाउट हो, कोई आपको टेक्निकल डाउट हो, कोई फंडामेंटल डाउट हो, कुछ तो मुझे बताओ, मैं आपको उसका लिए भी सलाह दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना कि आगे भी आपको अपडेट्स या फिर वीडियोस मिलते रहे। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।